अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। इसको ज़रा एक नज़र देख लें जल्दी से, क्योंकि इसको हमने लास्ट में बिल्कुल डिस्कस किया था। बात मैंने की थी स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल की, सही है, स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल। तो किसी को याद है कि हमने क्या डिस्कशन की थी उसमें? जी तो वो वेरिएबल जो हमारे ऑब्जेक्ट की वेरिएबल उसको स्टोर करने को इंस्टेंस हो। हाँ, और स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक वो रहता है जो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा ज़रा यहाँ देखिए, लास्ट क्लास हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। मैंने कहा था लेट से मैंने एक क्लास बना ली किसकी, एम्प्लॉय की, सही। अच्छा, उसके बस हमने एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर बना दिया था जिसमें उसका नाम था, उसका जेंडर, इंक्रीमेंट, ठीक है, सैलरी थी और आईडी हमने अंडरस्कोर करके यूज़ कर ली थी। अच्छा बात समझिएगा, आपको पता है ये चीज़ तो हम हैंडल कर रहे होते हैं, सेल डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ये सारी चीज़ें वही थी। सैलरी को मैंने क्या बनाया हुआ था, सैलरी को मैंने क्या बोलेंगे इसको, हाँ भाई क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेट बनाया हुआ है। क्या बोलते हैं, सैलरी को हमने प्राइवेट बनाया हुआ है, सही है। तो उससे पहले डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था, मैं चाह रहा हूँ कि जब इस एम्प्लॉय क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट बनाए ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म हो कि हमें आइडिया हो सके कि भाई कि ये जो अभी एम्प्लॉय क्रिएट हो रहा है ना, उसका कौन सा नंबर है, लाइक फर्स्ट एम्प्लॉय है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा है। आप लोगों को भाई ये तो क्लियर हो चुका है ना कि भले ही मैं, देखें इसको समझें, अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ एम्प्लॉय और ब्रैकेट्स बनाता हूँ, तो हमने इस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन करी थी कि आपका ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, सही है। तो सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट बनता है इसका हम रेफरेंस कहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, ये जो E1 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब ये जो एम्प्लॉय बना रहा हूँ ना मैं, इसमें जो डिटेल्स मुझसे इसने मांगी है मैं उसको दूंगा, और क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करेगा जाकर मेमोरी में, रैम के अंदर, लेकिन उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर करवाएगा, हमारे इस रेफरेंस इंस्टेंस वेरिएबल में करवाएगा, जिसको हमें E1, E2 या कुछ भी नाम दे सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स कहाँ पर होते हैं, वो आपकी क्लास के अंदर होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स कहाँ पर होते हैं, आपकी क्लास के अंदर होते हैं, जो कि आपके ये वाले सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, सैलरी और फिर ये इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये जो सेल डॉट ई आई डी है ना, ये क्या है आपका, ये आपका किस तरीके का है, ये इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा नहीं कहलाएगा, सोच के बताएं। नहीं, ये स्टैटिक हो। ई आई डी की बात कर रहा हूँ, ये इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा या क्लास वेरिएबल कहलाएगा, स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा, आई मीन। जी चले बताता हूँ मैं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, क्लास वेरिएबल या क्या कहा था मैंने, स्टैटिक वेरिएबल। क्लास वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल दोनों सेम है, ठीक है, सेम चीज़ होती है, और वो आपका ये वाली चीज़ है। अगर आप क्लास के स्टार्ट में ही बगैर किसी कंस्ट्रक्टर, बगैर किसी मेथड के ऊपर कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल। ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। हाँ, हम चेंज करा दें तो अलग बात है, लेकिन इसको हमने जो भी यहाँ पे वैल्यू रख दी वो क्या रहती है, वो सेम रहती है। बता दूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि किस तरह हम चेंज करवाएंगे, पहले बताइए, एक चीज़ क्लियर है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल बोल रहे हैं या इसको क्लास वेरिएबल बोल रहे हैं, सही है। अच्छा, अब सोच कर बताएं कि भाई जब मैं ई आई डी अंदर मैंने क्या किया, सेल डॉट ई आई डी लिखा, सही है। ई आई डी मेरे पास क्या, यहाँ पर कोई पैरामीटर है क्या, यहाँ पर मेरे पास कोई ई आई डी का पैरामीटर है, नहीं है ना। मैंने क्या किया, खुद से ई आई डी खुद से एक वेरिएबल कंसिडर कर लिया, ठीक है। अच्छा बात तो समझिएगा, मैंने क्या किया, उस ई आई डी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करवाई भाई, एम्प्लॉय डॉट आई डी। और मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो आपका क्लास वेरिएबल है ना, जिसको हमने स्टैटिक वेरिएबल भी कहा है, इसको अगर आपने एक्सेस करना है तो अगर आप इसको लिखेंगे ना सेल्फ डॉट ई आई डी, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि भाई आपका ये जो आई डी है ना, ये कहाँ पर सेव हुआ है, ये तो बाहर सेव हुआ है। और ये जो आई डी है, ये जो आई डी है, ऊपर वाली आई डी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये क्या है, ये बिल्कुल फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या है अभी 1। इसको बिल्कुल फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से लेके समझना आपने,
ठीक है, अभी समझे कि हमने अभी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ, तो आईडी क्या है भाई, अभी 1 है। मतलब जो भी अभी ऑब्जेक्ट बनेगा हमने इस आईडी को उठा के उस ऑब्जेक्ट को असाइन करवानी है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना, ये जो अभी एम्प्लॉय बना है, इसकी आईडी क्या है, 1 है। समझ रहे हैं बात को? तो आपका ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल या क्लास भी बोल रहे होते हैं इसको। ठीक है, इटसेल्फ क्या होता है भाई, ये इटसेल्फ क्या होता है, स्टैटिक होता है, फिक्स होता है। हाँ ये होता है कांस्टेंट। ये इटसेल्फ क्या होता है, कांस्टेंट मतलब फिक्स। ये खुद तो क्या होता है, फिक्स होता है। हाँ, हम अगर इसको इंक्रीमेंट करा दें तो फिर ये इंक्रीमेंट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए दो चीज़ें, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कांस्टेंट क्या होता है, कोई एक नंबर होता है। अगर मैथमेटिक्स के लिहाज से देखिए क्या होता है कांस्टेंट, कोई नंबर, जैसे 3, 4, कोई भी नंबर्स क्या होते हैं कांस्टेंट। जैसे रेडियस का आपको पता है कि रेडियस के अंदर जो पाई की वैल्यू होती है, सॉरी पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, 3.142। कोई भी सर्कल उठा लें, कोई छोटा सा सर्कल हो कोई बड़ा सा सर्कल हो, सब के लिए वो सॉरी जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब वो फिक्स रहती है, वो आपकी चेंज नहीं होती। तो मैं यहाँ पे इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं एक जगह तो उसको बोल रहा हूँ स्टैटिक या क्लास वेरिएबल, दूसरी क्या बोल रहा हूँ इसको, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, मैं एक जगह तो उसको बोल रहा हूँ स्टैटिक या क्लास वेरिएबल, लेकिन आगे मैं बोल रहा हूँ क्या है, कांस्टेंट है। तो बात समझिएगा, आप जब भी कोई क्लास का वेरिएबल बनाएंगे, जब भी आप क्लास का कोई इस तरह से करके लिखेंगे, वेरिएबल बनाएंगे क्लास का, तो भाई वो इटसेल्फ क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको इंक्रीमेंट करवाते हैं। समझे? अगर मैंने ये 2 लाइन्स कमेंट कर दी, ठीक है, इन दोनों लाइन्स को मैंने कमेंट कर दिया, तो अब ज़रा सोच के बताएं कि मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो इस आईडी की वैल्यू को चेंज कर सके? नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और आपको ये भी मालूम है कि हम एक तरीका कर सकते हैं। वैसे हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड बना सकते हैं। उस मेथड के अंदर क्या करेंगे, मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। लेट्स मैंने लिखा डेफ, और मैंने यहाँ पे लिखा इंक्रीमेंट आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स बनाए, कॉलन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे सोच के बताएं कि मुझे इसमें सेल्फ लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? हाँ भाई, सोच के बताएं। नहीं लिखना चाहिए। देखिए बात समझें, ये जो हमारा ऊपर वाला आईडी है ना, आप लोग इस मतलब इस चीज़ को समझिएगा। आईडी जब बोल रहा हूँ मैं, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो आईडी है ना, ये डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है या हमने इसको एक फिक्स बना के रख दिया है? फिक्स बना के रख दिया है, ठीक है। तो ये आपका जो आईडी का वेरिएबल है ना, हाँ अगर मैं ई आई डी लिखना चाहता ना, अगर मैं ई आई डी की वैल्यू को गेट करना चाहता, तो आपको पता है कि ई आई डी एक्चुअली क्या है, हमने यूज़ किया एम्प्लॉय आई डी के लिए, जो कि हर एम्प्लॉय के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी, सही है। लेकिन बस इसको इस तरह समझे कि भाई मैंने ये एक वैल्यू कांस्टेंट कर दी आईडी के अंदर, तो इसका ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। भले ही मैं कोई सा भी ऑब्जेक्ट लगा दूं सेल्फ करके, सेल्फ का मतलब तो ऑब्जेक्ट ही होता है ना। अब ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है या ऑब्जेक्ट 1000 है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट लगा दूं, क्या उस ऑब्जेक्ट का इस आईडी के साथ कोई रिलेशन होगा? नहीं। ये तो आपका क्या है, ये फिक्स है। ये किसके लिए फिक्स है? एम्प्लॉय क्लास के लिए। हम कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको इस तरह से कॉल कर रहे हैं कि वो डायनेमिकली इंक्रीमेंट हो रहा होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ और क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखें, तो मैं यहाँ पहले बता रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कोई भी सेल्फ नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मैं असल में एक ऐसा मेथड बनाना चाह रहा हूँ, मैं क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड बनाना चाह रहा हूँ सॉरी, जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, जो ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो ये मेथड क्या करेगा भाई, ये आपको मेथड क्या करेगा, ये आपको क्लास का डेटा या क्लास के वेरिएबल के बारे में बताएगा। पहले समझे मैं क्या बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ। लेट से मैंने बोला गेट आईडी करके सिर्फ मैंने मेथड बना दिया, ठीक है। और मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। अच्छा, अब रिटर्न किस तरह करवाऊंगा मैं? रिटर्न करवा दें या प्रिंट करवा दें? क्या मैं सेल्फ लिख के करवाऊंगा? नहीं। देखें, याद रखें, यह आपका जो आईडी वाला हुआ है ना, अगेन वेरिएबल, यह आपका किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। जब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो सेल्फ नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा भाई, क्लास का नेम आएगा फिर, ठीक है। क्या आएगा? क्लास का नेम आएगा। ये थोड़ी न्यू डिस्कशन है, इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन अभी मैं 1-2 मरतबा बताऊंगा ना, वो क्लियर हो जाएगी ये बात। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ATM डॉट, और क्या नाम है उसका हमारे वेरिएबल का,
सॉरी ATM कहाँ से आ गया, एम्प्लॉय होगा ना, सॉरी बस वो ATM वाला इतना कोड किया ना कि दिमाग में बैठ गया। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी कर दिया मैंने। ठीक है, इसको ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ एक मरतबा। एग्जीक्यूट किया और मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं इस वाले को रन करता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट किया और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ अच्छा मुझे क्या करना है, अब सोच के बताएं। मुझे गेट आईडी को एक्सेस करना है, गेट आईडी को कॉल करना है। मेथड है ना भाई ये, तो मेथड तो आपको पता है डॉट करके कॉल होगा। तो डॉट से पहले क्या लिखना चाहिए मुझे, क्या मैं इवन लिखूँ या क्या लिखूँ, सोच के बताएं। देखें मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे गेट आईडी एक्सेस करना है। लेट से मैं अगर इवन लिखता हूँ, इवन डॉट करता हूँ, तो मुझे क्या क्या दिखा रहा है भाई, ये जेंडर, ठीक है, आईडी, नेम, और ये मुझे मेथड भी दिखा रहा होगा शो इंक्रीमेंटेड सैलरी। अच्छा सॉरी, इसको हमने क्या बनाया हुआ भाई, क्या बनाया हुआ, प्राइवेट बनाया हुआ है ना, तो इस वजह से हमें दिखेगा नहीं। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे आके इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब अगर मैं इवन करके डॉट करूँगा तो देखें ज़रा, आई जस्ट शो इंक्रीमेंटेड सैलरी। ठीक है, चलें, ये मुझे दिख तो रहा है गेट आईडी। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, ज़रा देखें, इसको मैंने कॉल किया इवन डॉट गेट आईडी। अब ज़रा देखें क्या बोल रहा है कि भाई एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, सही है, बट 1 वॉज गिवन, आप 1 दे रहे हो उसको। एरर समझ रहे मेरी बात। देखें हमने सेल्फ नहीं लिखा यहाँ पर, जब हमने सेल्फ नहीं लिखा ना, तो अगेन अगर आप वो सेकंड वाली शायद हमने क्लास में डिस्कस किया था, जब हमने कहा था भाई सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है, मतलब जब मैं इवन डॉट गेट आईडी लिखूंगा ना, तो इवन क्या होगा, खुद यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बन के ऊपर जा रहा होगा, सही। और हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन करी थी कि किस तरीके से जा रहा होता है। असल में यहाँ पे एक रेफरेंस स्टोर हुआ होता है जो हमारे इस ब्रैकेट के अंदर उठकर ऊपर जा रहा होता है। फंक्शन के अंदर, सॉरी मेथड के अंदर कौन गेट करता है उसको, सेल्फ गेट करता है, और फिर हम सेल्फ डॉट करके जो भी डेटा लिख रहे होते हैं उसी जगह से हमारे पास डेटा निकल कर आ रहा होता है जो हमने सेव करवाया हुआ होता है, सही है। तो इसीलिए आपको वो दिखा तो रहा है, ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है, कोई ग्लिच सा है, ठीक है, लेकिन वो आपको डेटा निकाल के नहीं देने वाला। मेरी बात समझ रहे हैं क्यों? अब देखिए बात समझिए, ये जो गेट आईडी है ना, गेट मैंने ई आईडी नहीं लिखा, मैंने क्या किया आईडी, या अगर आप लोग इसको अच्छे से और नाम देना चाहें तो आप इसको लिख लें क्लास आईडी, या कोई और बेटर नाम दे दें, क्लास वेरिएबल बोल दें, या गेट क्लास गेट स्टैटिक वेरिएबल, कुछ इस तरह के नाम दे दें आप, सही है। तो समझाने का मतलब ये कि भाई आपकी जो आईडी है ना, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये किसकी है, ये आपकी, ये जो वेरिएबल है ना, ये आपका क्लास का वेरिएबल है। तो भाई जब क्लास का वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, क्लास का, ऑब्जेक्ट का नहीं है। मतलब इसके अंदर आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई है ना, वो क्या है आपकी, वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ हमारे पास आईडी वाली चीज़ ऊपर जो हमने लिखी है, वो आपकी क्लास का वेरिएबल है, क्लास का मेथड होगा। हाँ, अब ये क्लास का मेथड है एग्जैक्टली। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, जब वो सेल्फ हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मतलब क्या है, ये क्लास का मेथड है, ये क्लास का मेथड है। तो अगर मुझे उसको एक्सेस करना होगा तो क्या लिखना होगा भाई, मुझे एम्प्लॉय, क्लास का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो देखें क्या बता रहा है, 1 बता रहा है, क्या बता रहा है, 1 बता रहा है, सही है यहाँ तक। अब मुझे बताएं कि मैं पहले अब कितने ही ऑब्जेक्ट बना लूँ, 10 बना लूँ, 100 बना लूँ, ठीक है, E1 E2 E3 एंड सो ऑन करते करते मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लिए। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी को कॉल करूँगा, ठीक है, सोच के बताइएगा, क्या इसकी वैल्यू में हमें हमेशा 1 मिलेगी या इंक्रीमेंट होगी मिलेगी, 1 मिलेगी। देखें अभी मैंने कमेंट किया भाई वाली चीज़, समझिएगा इस चीज़ को मैंने कमेंट किया, फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ, ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई हमने जो ऊपर वेरिएबल बना दिया ना, ये असल में क्लास का वेरिएबल है या स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर हम ऊपर लिखते तो क्या हो जाती है भाई, वो फिक्स हो जाती है, क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, जल्दी से बताएं, क्लियर हो रही है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी, जब भी एक आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद चल पड़ता है। यही मैजिक है ना, इसका मैजिकल मेथड हमने कहा था, आपका कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है, खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। तो फिर हमने ये सोचा कि भाई अगर मैंने यहाँ पे इसको स्टैटिक छोड़ दिया, तो भाई फिर मैं एम्प्लॉय को आईडी किस तरह असाइन कर सकूँगा, समझ रहे हैं मसला, समझ रहे हैं कि भाई अगर ऊपर हमने नंबर लिख दिया ना, तो क्या होगा कि अगर उसको हमने अंदर आगे हैंडल नहीं किया ना, अंदर आगे अगर हमने उसको हैंडल नहीं किया, तो अगर मैं लेट से इतना लिखता हूँ, बस ये वाली लाइन अनकमेंट कर देता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एम्प्लॉय डॉट ID, सही है। मैंने अंदर जाके क्या किया, खुद से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और आपको पता है ये EID वेरिएबल है किसका, इंस्टेंस का वेरिएबल है, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए आपका ये वेरिएबल काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए अगर 10,000 बना दी तो 10,000 के 10,000 के लिए आपका ये EID काम करेगा, क्योंकि सेल्फ करके लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो ये इस बात को? अच्छा, अगर मैंने उसको एम्प्लॉय डॉट ID लिख दी, तो अब ज़रा मुझे सोच के बताएं कि 10,000 अगर मैंने ऑब्जेक्ट्स बना दिए और मैंने अगर उसको ID वाले को चेंज करने की कहीं लॉजिक हैंडल ही नहीं करी भी, तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को क्या नंबर साइन हो जाएगा, 1 10,000 पे खड़े होंगे जब भी उसको 1 ID साइन हुई होगी, क्योंकि टेक्निकली रॉन्ग है। आपको पता है कि आप सब एम्प्लॉय, हम सब स्टूडेंट्स हैं जगह जगह पर, इन जगह कहीं एम्प्लॉय कहीं पे स्टूडेंट है, तो हमारी ID क्या होती है, यूनिक होती है, सही है। चेंज भी होती है और यूनिक भी होती है, समझ रहे हैं बात को? तो ये वाली चीज़ हमारी इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई क्या करो, जो नंबर तुमने असाइन किया हुआ है ना ऊपर, हमने सेव किया हुआ क्लास के अंदर, उसको लाओ एम्प्लॉय की मदद से, एम्प्लॉय डॉट ID, और इस पूरी जगह क्या मिलेगा हमें फर्स्ट टाइम पे 1, समझे, पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो पहला जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ID में क्या स्टोर हुआ हुआ होगा, 1 स्टोर हुआ हुआ होगा। हमने उस 1 को बुलाया और 1 को उठा के कहाँ पे असाइन कर दिया, उस एम्प्लॉय के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने इस क्लास को कॉल करके बनाया होगा। समझ पा रहे हैं, ड्राई तो नहीं हो रहा? इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा है, अगर कहीं फंसे तो बताएं, मैंने फिर आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ भाई, सही है। तो अब देखें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है कि भाई हम जब इसको असाइन कर रहे हैं ना अपने ऑब्जेक्ट को, जब एम्प्लॉय ID असाइन कर रहे हैं, तो अगर हम उसी के नीचे उसको हाथ के हाथ इंक्रीमेंट करवा दें, क्या करें, उसको इंक्रीमेंट करवा दें, सही है। तो क्या होगा, अगली मर्तबा ऑब्जेक्ट बनने पर, मैं इसको सॉरी, तो मैं बात कर रहा था कि देखें, जब आपका फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट बना, हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय उस ऑब्जेक्ट के लिए जो EID हमने स्टोर करवाया वो क्या करवा दिया, 1 हमने उसको डलवा दिया, उसकी एम्प्लॉय ID क्या करवा दी, 1 करवा दी। अच्छा, और नेक्स्ट लाइन में क्या किया, उस क्लास एट्रीब्यूट को या क्लास के हमने वेरिएबल को क्या कर दिया भाई, 1 से 2 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, मतलब 1 से 2 हो गया। समझ रहे हैं? अभी फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना है आपका, समझिएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना है, और जैसे ही फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना हमने क्या कहा, असाइन भी कर दिया और उसमें एक इंक्रीमेंट भी करवा दिया, सही है। तो आपकी ये जो ID की वैल्यू है अब कितनी हो चुकी होगी, अब 2 हो चुकी है। अभी एक ऑब्जेक्ट बना है बस, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूँ जी, एम्प्लॉय ID की वैल्यू 2 की ना, ID तो सेम ही रहेगी जी, एम्प्लॉय ID की इनसाइड जो वैल्यू की वो 2 होगी, ऊपर ID तो 1 ही रहेगी। नहीं देखें, हम यहाँ पे इसको चेंज करवा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे चेंज तो करके देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर आ गई, मान लें कि इसके अंदर 1 प्लस करके ये 2 हो गई, अब इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन ऊपर जो ID की वैल्यू वो 1 ही है। अब जब वो 1 उठकर आएगा तो नीचे वैल्यू 2 है, तब प्लस 1 करके 3 होगा। नहीं मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बोलें, सॉरी। हमारे पास जब भी हम कॉल करेंगे क्लास, हाँ, ID की वैल्यू 1 एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट टाइम से चले, फर्स्ट टाइम कॉल करिए, हाँ, ID की वैल्यू इस पूरी की जगह 1 आ गई, 1 हटा के हमने असाइन कर दिया। अब आगे बोले, एम्प्लॉय ID के अंदर प्लस 1 होगा 2 हो जाएगा, हाँ 2 हो गई। दोबारा कॉल करते हैं क्लास, एम्प्लॉय ID की वैल्यू अब देखें, आपने कहा यहाँ पे 2 हो गई, तो ये क्या हो गया, आप मुझे बताएं। 2 हो गया, ये भी तो 2 होगी ना, देखें प्लस इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, अगर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको इस तरह लिख लें, इक्वल्स टू एम्प्लॉय ID प्लस 1, इस तरह कर दें। मतलब ये आप कह रहे हैं ये अपडेट कर रहा है ID की वैल्यू को, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो असल में अगर आपने ऊपर कोई नंबर लिख दिया ना, वो फिक्स है, अनलेस कि आप उसकी लॉजिक को क्या करें, खुद से हैंडल करें। और हम इसको यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, देखें, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम इसको यहाँ पे क्यों हैंडल करें, कंस्ट्रक्टर में ही क्यों लिख रहे हैं हम इसको, सवाल ये। क्योंकि बार-बार कॉल होगा और हाँ, ये असल वजह है, ये समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा भाई, आपका कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, तो हमें अलग से मेथड चला के अपनी एम्प्लॉय ID की वैल्यू को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? लेट से मैं ना एक मेथड भी बना सकता हूँ इसके लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। हम लोग ना, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, मैंने कहा नहीं भाई मुझे कंस्ट्रक्टर में नहीं रखना है इसको, मेथड बना के रख दो, चलो मेथड बना लेते हैं। तो मैंने कहा लेट से डेफ, तो मैं बात कर रहा था इंक्रीमेंट ID लिख देता हूँ, ठीक है, कॉलन बनाया और मैं नीचे आया, मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय डॉट ID प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो, सही है। हमें क्या करना है,
हमने जस्ट एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीमेंट करवाना है 1 के साथ, तो मैंने मेथड बना दिया। अब काम तो ये भी करेगा, लेकिन पता है क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे इस मेथड को खुद से कॉल करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, अब मतलब ये थोड़ा सा हेक्टिक नहीं हो रहा, मतलब अगर कोई बंदा भूल गया, उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्ट्स बना लिए और कहीं पे वो भूल गया, तो ज़रा सोच पा रहे हैं कि सारी की सारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। तो इतनी मतलब हम झंझट क्यों पाल रहे हैं? अगर हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि भाई हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो हम वहीं पे इसको हैंडल करेंगे। समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से हैंडल कर लें, डायरेक्ट ई वाली लॉजिक हैंडल कर लें, वरना क्या करें, आप इस मेथड को कॉल कर लें। क्या करें? इस मेथड को कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर लें। ठीक है, समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, देखें हमें क्या इसका बाहर आउटपुट चाहिए कोई नहीं, इसकी मदद से तो हमें क्या करना है, जस्ट हमारे जो ऊपर वाला वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट करवाना है बस। समझ रहे हैं बात को? हाँ, ये ऊपर आईडी जाके सेव कर रहा है। सही है, ये थोड़ी सी बात क्लियर हो रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इसी वजह से आपका ये जो ऊपर वाला वेरिएबल है इसको हम क्लास का वेरिएबल बोलते हैं या स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, एक चीज़ ये होगा इसके अंदर, और चलें एक चीज़ देखें। अब लेट्स से मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था कि भाई जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, या जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वेरिएबल्स बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं, सारे क्लास के हों भले या ऑब्जेक्ट के हों, हम यूजुअली प्रैक्टिस क्या होती है हमारी, हम उसको प्राइवेट रखते हैं। हम क्या रखते हैं? उनको प्राइवेट रखते हैं। कोई भी एट्रीब्यूट हमारा पब्लिक नहीं होता। ठीक है, तो ज़रा मुझे सोच के बताएं, अगर मैं इसको डबल अंडरस्कोर करके आईडी कर देता हूँ, ठीक है, डबल अंडरस्कोर करके क्या कर दिया मैंने, इसको आईडी बोल दिया। मैं इसको फिलहाल हटाता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको डबल अंडरस्कोर करके आईडी लिखना पड़ेगा मुझे। ये पता है ना कि क्लास के अंदर अगर आपके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, वो क्लास के अंदर हर जगह एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि भाई अगर इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं तो सेल्फ की मदद से आप एक्सेस करेंगे। अगर वो क्लास के वेरिएबल्स हैं, देखें आईडी अगेन क्या है, डबल अंडरस्कोर आईडी क्या है आपका, क्लास वेरिएबल है, तो इसको एक्सेस करने के लिए वही मुझे एम्प्लॉय क्लास का नाम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने इसको लेट से एग्जीक्यूट किया और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट आईडी लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया बस सेल को। ठीक है, इस वाले सेल को मैंने डबल अंडरस्कोर आईडी तो लिख दिया, लेकिन इसको मैंने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ। ठीक है, नंबर देख लें, इस पर क्या लगा हुआ है, 3 असाइन हुआ हुआ है, और मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, 7 मौजूद है। मतलब मेरा ऊपर वाला नंबर अभी तक, ऊपर वाला सेल अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ हुआ। अगर एग्जीक्यूट होता तो क्या नंबर मिलता है इसको, 8 हो जाता है। ये एक बात समझ रहे हैं? मतलब अभी तक हमारा डेटा सेव है, जो मैंने डेटा यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है ना इस चीज़ को, वो डेटा सेव हुआ हुआ है। अच्छा, आप सोच के बताएं, अगर मैं एम्प्लॉय डॉट आईडी करता हूँ तो मुझे क्या नंबर मिलना चाहिए? एक मिनट रुका, मैं इसको हटा ही देता हूँ। एग्जीक्यूट किया, ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए मैंने। ठीक है, अब ज़रा बताएं, अगर मैं एम्प्लॉय डॉट आईडी, अगर मैं आईडी को एक्सेस करता हूँ तो मुझे क्या नंबर मिलना चाहिए? सोच कर बताएं। हाँ भाई, किसी के माइंड में आ रहा है? देखें, हाँ क्या मिलेगा, देखें 3। समझे बात को? वही कॉन्सेप्ट है कि भाई आपने जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, देखें ऊपर तो हमने क्या सेव की हुई वैल्यू 1 की हुई है। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया आपका ये कंस्ट्रक्टर चला और इसने 1 असाइन किया इस EID के अंदर, और इसकी वैल्यू क्या कर दी भाई, 2 कर दी। ऑब्जेक्ट एक बनाए लेकिन वैल्यू क्या कर दिया, 1 बढ़ाया, तो ID क्या हो गई, हो चुकी है आपकी 2 हो चुकी है। अभी दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बना, सिर्फ पहला ऑब्जेक्ट बनाया, दोबारा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने E2 करके मैंने क्या बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। जब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो ज़रा मुझे सोच के बताएं कि ID के अंदर क्या वैल्यू असाइन हुई थी? फर्स्ट वाले टाइम पे 2 असाइन हो गई थी, मतलब टोटल 2 हो गया था, सॉरी 2 असाइन नहीं हुआ था, टोटल सम होने के बाद क्या हो गया था, वो 2 हुआ और 2 जाके असाइन हो गया ID के अंदर। तो अब जब आपका ID यहाँ पे गेट होगा ऊपर एम्प्लॉय डॉट ID करके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा नंबर, उसको 2 मिलेगा। समझ रहे भाई बात को? तो एम्प्लॉय 2 को, मतलब E2 को
जो आईडी असाइन होगी वो क्या होगी? एम्प्लॉय आईडी टू। एम्प्लॉय आईडी क्या होगी, समझे बात को? ये देखें, ई आईडी जब मैं असाइन कर रहा हूँ एम्प्लॉय डॉट आई डी करके, तो एम्प्लॉय डॉट आई डी के अंदर अभी क्या नंबर पड़ा हुआ ऊपर? 2 पड़ा हुआ है। सही, मैं इसको शो भी कर देता हूँ अभी। तो आपका एम्प्लॉय 2 को 2 असाइन हुआ, लेकिन अगेन उसी के बाद तो हमने लॉजिक हैंडल की हुई है ना, तो अब नंबर क्या हो चुका है हमारा? 3 हो चुका है। तो अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी आईडी को गेट करूँ तो मुझे नंबर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अच्छा, एक और देखें कि अगर मैं E1 डॉट ई आई डी करता हूँ, ठीक है, क्या मिल रही है मुझे? 1, एम्प्लॉय 1 की आईडी। E2 में 2 अगर मैं E2 करूँगा तो क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। लेकिन इंक्रीमेंट हमने चूंकि सेकंड ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ही करवा दिया, सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद फ़ौरन बाद करवाया, तो इसीलिए आपका जो क्लास वेरिएबल है वो अब क्या हो चुका है? अपडेट होके 3 हो चुका है। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम थर्ड आपका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा तो वो 3 आएगा खुद ब खुद ऊपर से, और वो थर्ड वाले एम्प्लॉय को असाइन हो जाएगा। लॉजिक समझ रहे हैं? लॉजिक सही चल रही है ना हमारी? हमने इसको 0 से लेके नहीं चले, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग काम नहीं कर रही, हम तो इसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल, रियल लाइफ के सिनेरियो में देख रहे हैं। तो इसीलिए क्या है हमारे पास ये, इसीलिए क्या है भाई, ये 1 से हम इसको लेके चले हैं, 0 से लेकर नहीं चले। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को? अच्छा, एक दो छोटी सी चीज़ें देख लें। मैंने क्या था क्या कहा था कि भाई आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, भले ही वो क्लास के वेरिएबल्स हों, भले ही वो इंस्टेंस वेरिएबल्स हों, सबको क्या बनाया जाता है? प्राइवेट। सबको प्राइवेट बनाया जाता है। सही है। तो अगर हमें उनका डेटा देखना हो तो हम उनके लिए मेथड्स बनाते हैं। उनके लिए क्या बनाते हैं? मेथड्स बनाते हैं। लेट्स से मैंने इसको क्या कर दिया? डबल अंडरस्कोर कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया? अभी क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ, डबल अंडरस्कोर कर दिया। तो ये क्लास का वेरिएबल तो है, लेकिन क्या बन चुका है अब? ये प्राइवेट बन चुका है। जिस तरह मैं इसको नीचे अब एक्सेस कर पा रहा था, यहाँ पर मैं इसको अब एक्सेस नहीं कर सकूँगा। समझ रहे हैं बात को? मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, इनको भी एग्जीक्यूट कर दिया, ऑल दो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अच्छा भाई, क्या बोल रहा है? आईडी का एक्सेस नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा? इस आईडी को भी डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पे भी क्या होगा? डबल अंडरस्कोर, क्योंकि हमने उसको प्राइवेट बनाया है ना। तो असाइन कर रहे होंगे जब भी डबल अंडरस्कोर यूज़ करना है, डेटा ला रहे होंगे वहाँ से, तो जब भी क्या यूज़ करना है? उसके लिए डबल अंडरस्कोर यूज़ करना है। अच्छा, दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया, एरर चला गया। अब देखें, अगर मैं इसको आकर एम्प्लॉय डॉट आई डी करूँगा तो क्या बोलेगा? कि उसके पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, डबल अंडरस्कोर करूँगा तो जब भी क्या बोल रहा है भाई कि डबल अंडरस्कोर आईडी करके कोई हमारा वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है वो हमारी क्लास के अंदर, लेकिन चूंकि प्राइवेट हो चुका है तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हो रही है? अच्छा, लेकिन अगर हमें सपोज़ करें, अगर हमने रैंडम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ये समझिएगा छोटा सा पॉइंट है, अगर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए और जस्ट मुझे आइडिया करना है कि भाई अभी एम्प्लॉय आईडी में क्या नंबर सेव हुआ हुआ है। लेट से चले हम इमेजिन करते हैं हमने 19 ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ठीक है, 19 हमने ऑब्जेक्ट्स बना दिए, तो हमारे लिहाज से आईडी के अंदर क्या नंबर सेव होना चाहिए? अगर मैं इस आईडी वेरिएबल को एक्सेस करूं तो उसके अंदर क्या नंबर सेव होना चाहिए? 20, एग्जैक्टली 20 सेव होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 19 ऑब्जेक्ट बनेगा उसका काउंटर चलेगा, उसको एक काउंट बढ़ा देगा, ठीक है, सम करा देगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो हमें 20 मिलना चाहिए, लेकिन हमने तो उसको चूँकि प्राइवेट बनाया हुआ है तो हम डायरेक्टली तो इसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकेंगे। सही है। तो होता क्या है, जब भी हमें कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट हो कि भाई हमने एट्रीब्यूट्स को या हमने क्लास के वेरिएबल्स को या इंस्टेंस वेरिएबल्स को अगर हमने प्राइवेट बनाया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि बाद में एट सम पॉइंट बाद में जाके हमें उसको व्यू करने की या प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम यहाँ पे मेथड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेथड्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर मैं इसी गेट आईडी के वेरिएबल को मेथड को यूज़ करूँ, हाँ डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन पता ही क्या, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। मैं असल में यही देख रहा था, मैंने इसको जाके थोड़ा रिसर्च किया था, हमने डिस्कस किया था ना कि भाई पाइथन के अंदर कुछ भी चीज़ प्योरली या परफेक्टली प्राइवेट नहीं होती। टेक्निक्स हमने देखी थी किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। सही है। लेकिन वो देखिए, वो जस्ट मतलब पढ़ने की हद तक है। अगर आपको किसी प्राइवेट भले ही वो क्लास का वेरिएबल हो या वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल हो, जिसको हमने इंस्टेंस वेरिएबल बोला हुआ है, मतलब सिंपल बोलने के भाई अगर आपने किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना हो ना,
तो जो हमने तरीका पढ़ा था ना उसको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसको ऑल तो यूज़ करके हम डेटा तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो गुड प्रैक्टिस नहीं होती। हमेशा क्या होता है, आपके मेथड्स बनाए जाते हैं उन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स में। अगर आपने कुछ चेंज करवाना है या अगर आपने उन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स का डेटा निकाल के देखना है, तो हमेशा उनके लिए क्या बनाए जाते हैं भाई, मेथड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन मेथड्स को हम नाम देते हैं गेटर और सेटर का, ठीक है। क्या नाम देते हैं इनको, गेटर और सेटर। अब सोच के देखें, गेटर, अगर गेटर मेथड की बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश वर्ड पे फोकस करें तो वो क्या करेगा, गेटर का मतलब क्या है, लाना, ठीक है। गेट मतलब हासिल करना है, लाना। तो गेटर मेथड क्या करेगा, हमारा डेटा को ला कर देगा। समझ रहे हैं बात को। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट आईडी, सही है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट आपकी मतलब एक लॉजिक है। जैसे गेट आईडी करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे करता हूँ डेफ करके सेट आईडी, या इसको मैं लिख देता हूँ चलें चेंज आईडी, नाम कुछ भी हो सकता है, बस लॉजिक समझ लिया आपने। अच्छा देखें जरा यहाँ पे मैंने क्या किया कि गेट आईडी, ठीक है, नाम कुछ भी रख लें, लेकिन समझिएगा ये मेथड क्या कर रहा है आपका, ये जाएगा एम्प्लॉय के पास सॉरी एम्प्लॉय क्लास में जाएगा और डबल अंडरस्कोर आईडी करके उठाएगा, सही है। और आपको बताया ना भाई कि हमने क्या बनाया हुआ उसको, अपने वेरिएबल को क्या बनाया हुआ है, प्राइवेट बनाया हुआ है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, सही है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से डेटा मिल जाएगा। मतलब जो एम्प्लॉय की करंट आईडी चल रही होगी ना, जो भी एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो आईडी वेरिएबल है उसमें जो भी डेटा सेव हुआ है वो हमें इस मेथड की मदद से मिल जाएगा। तो इसी वजह से इसको हम नाम क्या देंगे, इस मेथड का क्या नाम देंगे, गेटर मेथड, सही है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई न्यू वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कोई न्यू वैल्यू हम क्या कर रहे हैं उस आईडी के अंदर सेट करवा रहे हैं, सही है। तो इसी वजह से इसको क्या नाम दे देंगे, सेटर मेथड, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसको सेट करके भी लिख सकते हैं, नाम उसी के लिहाज से दे दें, वरना क्या करें कुछ भी नाम रख दें, बस आपको ये लॉजिक पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो नहीं देखें, ये मुझे समझाने का मतलब पॉइंट ये है उसको समझाने का कि समटाइम्स जब आप रियल लाइफ में काम कर रहे होंगे ना, तो आपने जो एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, प्राइवेट बनाया हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि आपको लेट से आपने यहाँ पे ना एक और वेरिएबल बनाया हुआ है, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया हुआ है, जिसको आपने क्या नाम दिया हुआ है, लीव्स, ठीक है। सेल्फ डॉट लीव्स मतलब एम्प्लॉय की लीव्स के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा तो ये भी क्या, हमने कहा था कि हर एट्रीब्यूट क्या बनाते हैं, हर वेरिएबल क्या बनाते हैं, हम प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लीव्स को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ एक मरतबा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसमें डेटा आएगा ना, तो डेटा क्या करेगा, उसको लीव्स का जाकर डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, सही है। लेकिन सिंस ये प्राइवेट है, तो अगर आप इसको बाद में एक्सेस करना चाहेंगे, इवन डॉट करके लीव्स लिखेंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, सही है। तो अब देखिए ये एक ऐसा वेरिएबल है, आपको पता है कि इसमें बाद में चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय की गलत लीव सेट हो जाए, सही है। तो आपका ये जो वेरिएबल है क्या है, आपको चाह रहे हैं कि भाई इसको एक ऐसा मेथड बना दें जो इसका डेटा दिखा भी दे, और अगर कोई मिस्टेक हो जाए, इसको सेट करने में कोई मिस्टेक हो जाए, तो क्या हो जाए, एक ऐसा मेथड हो जो इस लीव्स की वैल्यू को चेंज भी कर दे। देखें प्रैक्टिकल समझें इसको। एग्जीक्यूट किया, मैं आया यहाँ पे, अच्छा ये भी मेरा कौन सा है भाई, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ मैं। सेम लॉजिक आपकी कहाँ अप्लाई होगी, क्लास वेरिएबल पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। दोनों चीज़ों के लिए ही गेटर मेथड और दोनों चीज़ों के लिए ही सेटर मेथड्स हम बना सकते हैं। अभी ये दोनों हमारे, हाँ, अगर आपका क्लास के लिए गेटर सेटर मेथड है तो आप उसका क्लास का नाम करके उसको बुलाएंगे, समझ रहे हैं। और अगर आपका ऑब्जेक्ट का गेटर या सेटर मेथड है तो आप सेल्फ करके यहाँ पे उसको कॉल करेंगे, लेकिन फिर सेल्फ लिखना भी पड़ेगा अंदर, समझ रहे हैं बात को। अभी देखते हैं बना के। तो भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट से मैंने एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 की क्लास बनाई, सॉरी ऑब्जेक्ट्स बनाए, और मुझे क्या बोला लीव्स भी बता दो। तो मैंने क्या लेट से 40 लीव्स हैं, ठीक है, पूरे साल के लिहाज से बात कर रहे हैं, और यहाँ पे लेट से इसकी 28 है, सही है। एग्जीक्यूट किया, अच्छा मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे क्या करो, मेरे E1 की लीव्स ला के दिखा दो, एरर दे देगा, मना कर रहे हैं ना कि नहीं हो सकता।
लेकिन आपको पता चला कि भाई एम्प्लॉय 1 की जो लीव्स है ना वो गलत सेट हो गई हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको किसी मेथड की मदद से चेंज करना चाह रहे हैं। अच्छा अभी हम देख भी नहीं पा रहे हैं, ना तो देख पा रहे, ना ही इसको चेंज कर सकेंगे। लेट से अगर मैं इसको लिखता हूँ E1 डॉट डबल अंडरस्कोर लीव्स इक्वल्स टू 30। अच्छा पहले बताएं ये काम करेगा वैसे? जी चेंज करेगा नहीं करेगा? अच्छा देखें पाइथन के ना थोड़ी सी लॉजिक अपोजिट है, ये चल जाएगा आपका। अगर मैं इस तरह लिखूंगा ना ये क्या होगा, ये चल जाएगा। ठीक है एग्जीक्यूट करता हूँ, चल गया। अब क्या मतलब हुआ इसका कि भाई उसने लीव्स को जाके चेंज कर दिया क्या? नहीं। अब समझिएगा बात को, देखें बात समझें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नेम मैंगलिंग का। ठीक है नेम मैंगलिंग कहलाता है, इसको जरा समझिएगा। देखें मैंने क्या किया, हमें मालूम है कि भाई लीव्स हमारा किस तरह का इंस्टेंस वेरिएबल है, प्राइवेट है ये, तो बज़ाहिर तो होना ही चाहिए था कि इसके अंदर कोई डेटा सेव नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको इस तरह से करके सेव कर दिया। अब समझिएगा पॉइंट क्या हो रहा है, जब भी हम इस तरीके से किसी वेरिएबल को, भले ही कोई आपका पब्लिक हो या प्राइवेट वाला हो, जब हम प्राइवेट वाले में जब इस तरह से काम करते हैं ना, तो पता ही क्या करता है आपका, वो इसी नाम से जाकर क्या करेगा, एक वेरिएबल बना देगा। एक इसको समझिएगा बात को। देखें क्या किया हमने, लीव्स को प्राइवेट था लेकिन इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी, सही है। अब बाज़ाहिर तो लग रहा है भाई इसने क्या किया, यहाँ पे आया लीव्स पे और लीव्स को जाके इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्योंकि मैंने क्या बोला भाई E1 मतलब इस रेफरेंस पे जाओ, वहाँ पे लीव्स पड़ी हुई हैं 40 पड़ी हुई है ना, अभी मैं पता है, उसको हमने क्या असाइन करवा दिया, 30 असाइन करवा दिया। लेकिन भाई ये जो हमारा प्राइवेट वाला है ना, इसके साथ ये कोई भी चेंज नहीं कर पा रहा, ऑल तो चल गया, ये चेंज नहीं कर पा रहा। तो फिर क्या हुआ, देखिए समझे बात को, हुआ ये कि इसने एक अलग से वेरिएबल बनाया। क्या किया, एम्प्लॉय 1 के लिए एक अलग से वेरिएबल बनाया और उसमें जाके क्या स्टोर करवा दिया, 30 को स्टोर करवा दिया। ये बात समझ रहे हैं मेरी? अच्छा हम इसको प्रूव करते हैं। लेट से अगर मैं लिखता हूँ E1 डॉट देखें, ये तरीका तो हमने देखा था, हम क्या करते हैं इसकी मदद से हम जो हमारा ओरिजिनल प्राइवेट एट्रीब्यूट होता है ना, उसको हम डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन ये इस तरह से डेटा निकालना गुड प्रैक्टिस नहीं होती, इसके बजाय हम गेटर और सेटर मेथड बनाते हैं डेटा निकालने के लिए, डेटा सेट करने के लिए, सही है। तो अब ये जो लीव्स है ना, एक मिनट दिएगा, इसको नाम चेंज करके रख देता है। ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किस तरह से करता है। हाँ देखें क्या किया इसने, अंडरस्कोर लीव्स करके क्या किया, एक अलग से वेरिएबल बना दिया। ये समझ रहे हैं बात को? यहाँ देखें सारे फोकस करें, मैं बताता हूँ, दोबारा से बता दो इसको समझें। देखें लीव्स हमारा क्या था भाई, प्राइवेट एट्रीब्यूट था, तो होना ही चाहिए था कि जब मैंने इसकी लीव्स को सेट करवा दिया, तो ना ही तो मैं इसको क्या कर सकूँ, सेट नहीं कर सकता था इसको, ठीक है, मुझे इसको सेट नहीं करने देना चाहिए था। लेकिन जब मैंने इक्वल्स टू करके 30 लिखा, ये चल गया बगैर किसी एरर के, सही है। जब मैं इसको गेट कर रहा था, आपको याद होगा उस टाइम पे एरर दिखा रहा था मुझे, ये डबल अंडरस्कोर लीव्स करके जब मैं इसको एक्सेस कर रहा था, उस टाइम पे मुझे एरर दिखा रहा था कि भाई इस तरह कोई वेरिएबल या एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब मैंने सेट किया तो उसे सेट कर दिया जाके, इससे कन्फ्यूजन हुई होगी कि भाई इसने हमारे इस प्राइवेट वाले को जाके चेंज कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि भाई जब हमने डबल अंडरस्कोर लीव्स करके इसको वैल्यू असाइन की ना, तो हुआ क्या, इसने एक इसी नाम से एक अलग वेरिएबल बना दिया, इसी नाम से क्या किया, एक अलग वेरिएबल बना दिया। ये बात समझ रहे हैं यहाँ तक? अब नहीं, अब बताता हूँ मैं। अब देखें बात को, अब आप बोलेंगे भाई अगर आप ये बोल रहे हैं कि डबल अंडरस्कोर लीव्स करके इसने एक अलग से वेरिएबल बना दिया, तो ऊपर भी तो हमने इसी नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है। क्वेश्चन समझ रहे हैं? ये पहले बात समझे, पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर हम इसको डबल अंडरस्कोर करके कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट पास करते हैं और इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू स्टोर कर देते हैं, तो ये अलग वेरिएबल बना देगा। तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ऊपर भी तो हमने ये वेरिएबल बनाया हुआ है, तो क्या ओवरराइड करेगा या क्या होगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है? अच्छा तो देखिए इसका आंसर ये है। अब जो नेम मैंगलिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, उसको समझिएगा। आपको मालूम है, बल्कि आप ही बताएं, अगर हम क्लास के वेरिएबल को या किसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को, जिसको हमने इंस्टेंस वेरिएबल बोला हुआ है, अगर उसको हम प्राइवेट बना देते हैं, तो थोड़ा जल्दी से बताएं कि हम उसको किस तरह से गेट करते हैं। गेटर सेटर के अलावा छोड़ते हैं। अभी हमने पढ़ा तरीका देखा था ना पिछली क्लास में, क्या होता है वो तरीका? सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट का नाम आता है, हाँ, फिर आता है अंडरस्कोर, फिर क्लास का नाम आता है,
फिर डबल अंडरस्कोर पे एट्रीब्यूट का नाम है। एग्जैक्टली। अब देखिए बात समझें, बिल्कुल सही उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। देखें ये जो आपका लीव्स है ना, लीव ये किस तरह का एट्रीब्यूट है भाई? सेल्फ इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल है और किस तरह का ये प्राइवेट है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट कि भाई अगर मैं इसको समझे, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ E1 डॉट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखा डॉट। अच्छा मेरी क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो मैं लिखूंगा अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर और एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय सही है। और डबल अंडरस्कोर का क्या करूंगा? अगर मैं उस प्राइवेट वाले वेरिएबल का नाम लिख दूं तो क्या करेगा ये? एक्चुअल में अब वो वाला वेरिएबल लेकर आएगा जिसको हमने क्या बनाया था, अंदर प्राइवेट बनाया था। क्या बनाया था? प्राइवेट बनाया था। तो थोड़ा देखें, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा 40 लेकर आ रहा है, सही है। और जब मैंने इसको E1 डबल अंडरस्कोर लीव्स करके जब असाइन किया और जब मैंने उसको गेट किया तो ज़रा देखिएगा दोनों वेरिएबल्स में डिफरेंस है या नहीं है? आपका क्या मतलब बना इसका? जल्दी समझे, बस एक मिनट की बात है, ये क्लियर हो जाएगा भाई। जब भी हम क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स को या वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाते हैं ना, तो पाइथन क्या करता है? पाइथन उनको उन्हीं नाम से सेव नहीं करता। समझे बात को? देखें लीव्स को क्या बनाया हुआ है? प्राइवेट। इंक्रीमेंट को क्या बनाया हुआ है? प्राइवेट। लेकिन पाइथन इनको इन्हीं नाम से मेमोरी के अंदर सेव नहीं करेगा, तो फिर किस नाम से करेगा? पाइथन क्या करेगा भाई, यहाँ पे नेम मैंगलिंग का एक उसका एल्गोरिथम होता है, वो चलाएगा। उसका मतलब क्या होता है नेम मैंगलिंग का? कि वो अंडरस्कोर लिखेगा। ठीक है, ये जो जितने भी मेरे प्राइवेट वेरिएबल्स हैं ना, इनका नाम किस तरह से बनाएगा? वो पहले अंडरस्कोर लगाएगा, फिर क्लास का नाम लिखेगा। ठीक है, क्लास नेम लिखेगा, फिर डबल अंडरस्कोर करेगा और उस वाले वेरिएबल का नेम लिख देगा। समझ पा रहे हैं बात को मेरी? जभी तो हमने इसी नाम से बाहर एक्सेस किया, इसी तरह से हमने बाहर जाकर एक्सेस किया। समझ रहे हैं बात को? तो हम असल में लिख रहे हैं अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर सैलरी करके, लेकिन पाइथन इसको किस तरह सेव करेगा मेमोरी के अंदर? अंडरस्कोर क्लास का नेम जो कि एम्प्लॉय, अंडरस्कोर एम्प्लॉय डबल अंडरस्कोर सैलरी। समझ रहे हैं बात को? तो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स का नाम पाइथन मेमोरी में इस तरह जाकर सेव करेगा। सही है, हमने देखा था ना कि भाई पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ प्योरली प्राइवेट नहीं होती। तो असल में वजह ही यही है कि असल में वो सिर्फ जस्ट नाम की जो पीछे वाले प्रीफिक्स होते हैं ना, उसको चेंज कर देता है, क्लास के नाम के हिसाब से उसको रखता है और आगे जाके उन्हीं वेरिएबल्स का नाम ज्वाइन कर देता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है। सही है, तो बाहर जाकर अगर मैं इसको डबल अंडरस्कोर करके, जो हमें पता ही लग रहा है कि प्राइवेट को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हम प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर रहे। सही है, और जो मैंने इसको इसके अंदर वैल्यू असाइन करी तो क्या किया इसने? अलग से वेरिएबल बनाया। तो समझ रहे हैं बात को? कोई यहाँ पर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आपके प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर क्लास नेम डबल अंडरस्कोर वेरिएबल नेम करके सेव हुए हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपकी कोई ओवरराइडिंग यहाँ पर नहीं हो रही। ठीक है, तो ये जो आपका फिनोमेना है पाइथन, ये जो इस तरह से बिहेव करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को या फिनोमेना को नेम मैंगलिंग कहलाता है। ये क्लियर है जी? आपने चेंज आईडी के मेथड में ब्रैकेट्स के अंदर आईडी क्यों पास किया? वो इसलिए क्योंकि मैं आईडी यूज़र से लेकर आना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई नंबर फिक्स कर देंगे तो ज़रूरत ही नहीं है। देखें, अगर आप यहाँ पे कोई फिक्स नंबर कर देंगे तो क्या होगा? आपका जस्ट ये मेथड कॉल होगा। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट चेंज आईडी, जैसे ही वो ट्रिगर होगा आईडी के अंदर कुछ भी नंबर सेव हो, आईडी जाके असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यूज़र नंबर दे, ठीक है, तो मैंने उसके लिए आईडी लिखा हुआ था, दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको आईडी नम कर देता हूँ और यहाँ पे आईडी नम। अच्छा पहले ये बताएं, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ भाई, पीछे वाले? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको देख लें जो ओएस आप बात कर रहे थे। एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और अगर मैं आता हूँ, मैं एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी करता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रही है? गेट आईडी 3 मिल रही है। अब अगर मैं यहीं पर आके एम्प्लॉय डॉट चेंज आईडी करूँगा तो देख रहे हैं मैंने ब्रैकेट जैसे ही बना, मुझे बोल रहा है आईडी नंबर बताओ। समझ रहे हैं? तो अगर आप आईडी नंबर बाहर से देना चाह रहे हैं तो इस वजह से मैंने फंक्शनलिटी रखी है। अगर आप उसको हार्ड कोड कर देते ना बगैर पैरामीटर के लिखे, तो फिर वो आपको अंदर कोई नंबर फिक्स करना पड़ता, आप उसको फिर वो असाइन कर देते। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपने पूछा था ना, ये जो इस तरह करेंगे क्या होता है, तो इसको मैंने देख लेता, ये बता देता हूँ मैं आपको। सिंपल सी चीज़ है ये भी, इसको देखिएगा। लेट्स से, अच्छा ये फंक्शंस और मेथड्स सब पे काम सेम तरीके से काम करेगा। देखें, लेट्स से
ये गेट आईडी है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं यूज़र को ना इसका आउटपुट दिखा दूँ। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सिंपल सी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप ये चाह रहे हैं कोड करते हुए कि भाई फंक्शन जो आप बना रहे हैं, कोई भी मेथड बना रहे हैं, आप ना यूज़र को आइडिया देना चाह रहे हैं कि भाई जब तुम्हें इस मेथड की मदद से, इस फंक्शन की मदद से आउटपुट मिलेगा ना, तो उसका आउटपुट इंटीजर में होगा, फ्लोट में होगा, स्ट्रिंग में होगा, किस में होगा, ठीक है। आप उसको ये आइडिया देना चाह रहे हैं। लेट्स से इसकी रियल एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं कहाँ चला गया, चलो ऊपर ही ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेल लिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ, ठीक है, और मैं इसमें जो भी एक चीज़ लिखूंगा आपको ये दिखा रहा है क्या, इंटीजर। मतलब आपको ये आइडिया दे रहा है जस्ट कि भाई आपको इस लेंथ फंक्शन का जो आउटपुट मिलेगा ना, वो किसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। सही है। तो ज़रा देखें, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिख दूँ, लेट्स से अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, सही है। अब देखिए इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे क्या मिल रहा है भाई, 6, एक नंबर मिल रहा है। और सिंस इस फंक्शन ने हमें बताया था ये जो नंबर मिलेगा, ये नंबर किस डेटा टाइप का होगा, इंटीजर डेटा टाइप का होगा। हम चेक भी कर लेते हैं। इसको हमने डाला ब्रैकेट में और हमने यहाँ पे लिख दिया टाइप। तो क्या बता रहा है भाई, इंटीजर। तो पॉइंट समझाने का क्या है कि वो जो लिखा हुआ आ रहा होता है ना, वो जस्ट आपको शो करता है कि आपको आउटपुट किस तरह मिलेगा। लेकिन बात समझिएगा, वो जो लिखा हुआ है ना, उसका हमारे आउटपुट पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो जस्ट शो करने के लिए, वो जस्ट डिस्प्ले करने के लिए कि आपका आउटपुट इस तरह से मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस इस बात को फोकस करें कि भाई वो जो लिखा हुआ आपको सामने आ रहा होता है डॉक्यूमेंटेशन में, वो जस्ट आपका शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। सही है। तो हम एक काम यही करते हैं, मैंने लिखा गेट आईडी और मैं कॉलर से पहले आया, मैंने एक अंडरस्कोर ये एरो बनाया, मैंने अभी क्या शो कर दिया। अब जरा आप लोग मुझे सोच के बताएं कि एम्प्लॉय डॉट डबल अंडरस्कोर आईडी मुझे क्या मिलेगी, कोई नंबर होगा या कोई स्ट्रिंग मिलेगा वो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ ऊपर जाके, और नंबर भी कैसा है भाई, इंटीजर है ना, क्योंकि फ्लोट तो हम डील ही नहीं कर रहे, बस इंटीजर लिख दिया, खत्म। ये समझ रहे हैं बात को। तो ऊपर जो डेटा टाइप मुझे मिल रही है उसको देखते हो मैंने क्या बता दिया यूज़र को आइडिया देने के लिए कि भाई आप जब इस मेथड को कॉल करोगे ना, तो इसका आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करो, इंटीजर एक्सपेक्ट करो। सही है, एक बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देख लें, पहले हमने गेट आईडी का यूज़ किया था, तो चल भाई दिखा नहीं रहा, खैर वो देखा होगा ना, दिखा रहा होता है, अभी बत्ती भी नहीं दिखा। अच्छा, अभी ये डायनेमिकली उठा रहा है, ठीक है, हमें एग्जीक्यूट भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये क्या कर रहा है, ये खुद ही दिखा रहा है आगे इंटीजर, देख रहे हैं। तो अगर हमने उसको हटा दिया होगा तो वो फिर नन दिखाएगा। सही है। लेकिन क्या ख्याल है, अगर मैं इसके आगे स्ट्रिंग लिख दूँ तो क्या मेरा आउटपुट स्ट्रिंग बन के आएगा, नहीं। देखें, मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ शो करने के लिए, ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, शो पीस है जैसे। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे दिखाएगा स्ट्रिंग, लेकिन आपको पता है कि हमारी जो लॉजिक हैंडल हो रही है वो क्या नंबर लेकर ला रही है, यहाँ पर इंटीजर नंबर दे रही है, तो आपको आउटपुट पे इंटीजर ही मिलेगा। तो जस्ट एक ये मतलब सामने वाले को जो फंक्शन यूज़ कर रहा होगा, हमारे यहाँ मेथड्स यूज़ कर रहा होगा, उसको आइडिया देने के लिए कि भाई आपका इसका आउटपुट इस तरह से आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब एक चीज़ देखें, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, हम लोगों ने इनपुट फंक्शन का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया है, ठीक है। और आपको मालूम है कि इनपुट फंक्शन का जब भी यूज़ करते हैं उसकी डेटा टाइप क्या होती है, डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है। तो अगर मैं इनपुट लिखता हूँ तो ज़रा देखें ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। सही है, समझ रहे हैं बात को। तो तकरीबन मेजॉरिटी फंक्शंस जो पाइथन के बिल्डिंग फंक्शंस है ना, उनके अंदर ये प्रैक्टिस रखी जाती है कि यूज़र को क्या कर सके, आइडिया दे दे। हाँ, इसको लिखने के बाद जो इंग्लिश वगैरह लिखी आती है इसके बारे में हम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें। हाँ, जिसमें होना तो चाहिए, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। नहीं भाई, एरर दिखा रहा है, देख रहे हैं। मतलब आपको किसी डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, किसी डेटा टाइप का आपको यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूल, इस तरह करके आपको यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये इसकी फंक्शनैलिटी है। सर लिस्ट का हमने देखा था कि डॉट कॉपी अगर आप मेथड लगाए ना, वो आउटर लिस्ट तो नहीं जनरेट करेगा, लेकिन इनर लिस्ट की आईडी वही रहेगी जो प्रीवियस की। ये मैंने खुद चेक किया एग्जीक्यूट करके। आपने क्वेश्चन भेजा नहीं मुझे, मैंने कहा था क्वेश्चन भेजिएगा, मुझे याद भी नहीं रहा वो, क्लास के बाद भेज, मतलब आज भेजिएगा याद से, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है। उसकी आईडी चेक की थी, क्योंकि आईडी हमने उस वक्त पढ़ी नहीं थी जब हमने लिस्ट का सवाल किया था। हाँ, मैंने जब आईडी उनकी जनरेट की तो जिससे हमने कॉपी बनाई थी
और इनर लिस्ट की आईडी सेम, वो मतलब कॉन्सेप्ट बनता ही है वो, इसलिए क्योंकि हम बाहर वाली लिस्ट पे कॉपी चला रहे हैं। आपने कहा था ना लिस्ट ऑफ लिस्ट से, तो जिस लिस्ट पर हम कॉपी मेथड चला रहे होंगे उसका नया ऑब्जेक्ट बनाएगा उसका। स्टोर होता है उस लिस्ट के अंदर। हाँ, अब देखना पड़ेगा क्या इसका फिनोमेना है। ठीक है, मैंने फिर इनर लिस्ट में चेंज किया कॉपी बनाने के बाद, लेकिन वही चेंज प्रीवियस लिस्ट के अंदर किया। अच्छा, इनर लिस्ट के सेम चेंज है, सही। आउटर लिस्ट में चेंज नहीं आ लेकिन इनर लिस्ट में चेंज। चला, मुझे ये शेयर करिएगा, ठीक है। ये आपने सवाल दिया था प्रैक्टिस में। हाँ, मुझे बताइएगा ना, मतलब कहाँ पर है, अब मुझे खुद भी याद नहीं है इतनी कितने सारे क्वेश्चन हैं। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ देख लें, वो ये है कि जब आपने चेंज आईडी लिखा, ठीक है, तो आईडी नंबर और क्या बता रहा है, एम्प्लॉय बता रहा है, सही है। अच्छा, अगर मैं एक चेंज करता हूँ यहाँ पे, और फिर नीचे आता हूँ और फिर इस पर हावर करता हूँ, तो देखें ज़रा क्या बता रहा है, इंटीजर दिखा रहा है। तो अभी जो अंदर वाली चीज़ ना, जो मैंने अंदर कॉलन डाल के लिखी है, इसका मतलब क्या है कि ये यूज़र से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस आउटपुट को इस तरह दो। समझ रहे मेरी बात को? देखें, मेरा जो चेंज आईडी वाला फंक्शन है या मेथड है, उसमें मैंने एक पैरामीटर रखा है आईडी नंबर, सही है, जो यूज़र को देना होता है। भाई ये समझ रहे हैं ना? देखिए, इसको सिंपल फंक्शन समझ लें अगर कंफ्यूज कर रहा है। जो कॉन्सेप्ट फंक्शन पर है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। एक बेसिक सा फंक्शन बनाते हैं जल्दी से। लेट से मैंने लिखा डेफ एड नंबर्स n1 n2 कॉलन रिटर्न n1 प्लस n2। एग्जीक्यूट किया, इस फंक्शन को कॉल किया। देख रहे हैं, n1 क्या बोल रहा है भाई, कुछ भी दे दो, एनी, मतलब कुछ भी डेटा दे दो। n2 में भी क्या बोल रहा है, एनी। डेटा में आउटपुट जो मिलेगा उसको भी क्या बोल रहा है, एनी। तो हम नंबर लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये काम तो सही करेगा। 45,3 लिख दिया तो काम तो सही करेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यूज़र को ना थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें, भाई तुम यहाँ पे जो नंबर दे रहे हो ना वो किस डेटा टाइप का होना चाहिए, तो क्या करेंगे, हम कॉलन लिखेंगे सॉरी, और उसकी डेटा टाइप बता देंगे। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंटीजर लिख रहे हैं तो इंटीजर, अगर फ्लोट लिखना है तो आप फ्लोट लिख दें, ठीक है, फ्लोट। और ये तो क्या हो गया, ये यूज़र को बताएगा भाई आपने नंबर इस डेटा टाइप के प्रोवाइड करने हैं, और इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, आप सोच के बताएं। इंटीजर मिलेगा, फ्लोट मिलेगा, आउटपुट फ्लोट मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा। अगर यूज़र फ्लोट डाल रहा है, ठीक है, अगर उसने यहाँ पे भी इंटीजर डाला तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। समझ रहे बात को? तो ये जो ऑपरेशन है उस पर, उन पर, मतलब इन चीज़ों का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये जस्ट शो कराने के लिए एक मतलब एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। और दोबारा से मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो जरा देखें, n1 में क्या दिखा रहा है, इंटीजर, n2 में क्या दिखा रहा है, फ्लोट, और वहाँ भी फ्लोट आ गया। लेकिन मैं दोनों इंटीजर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, दोनों ही इंटीजर दे देता हूँ, सही है। अच्छा, दोनों इंटीजर दिए तो क्या दिखा रहा है मुझे, 48 दिखा रहा है। मतलब आउटपुट क्या मिला मुझे, इंटीजर ही मिला। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर ये फ्लोट का हमारे आउटपुट पे कोई कंट्रोल होता तो वो लाजमी इसके आगे पॉइंट लगा के ले आता। इसकी टाइप इंटीजर है। हाँ, टाइप अभी भी क्या, इंटीजर ही है। समझ रहे हैं? अगर इसको डाल दें ब्रैकेट्स में तो क्या दिखा रहा है, इंटीजर। मतलब ये जस्ट शो कराने के लिए यूज़र को, ताकि उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ूँ तो भाई ये प्रीवियस क्लास था जो हमने डिस्कस किया था। अभी आगे चले ज़रा, हमने आज की क्लास स्टार्ट करनी है। और आज अभी हमने पढ़ना है एग्रीगेशन। क्या पढ़ना है, एग्रीगेशन पढ़ना है। अच्छा, वैसे तो मेरा इरादा था मैं 2 चीज़ें कवर कराऊंगा, एग्रीगेशन और इनहेरिटेंस, लेकिन प्रीवियस क्लास में इतना टाइम निकल गया। तो एग्रीगेशन, अच्छा देखें, एग्रीगेशन क्या होती है। ये इतना कोई फ्रीक्वेंटली यूज़ होता नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन एक जस्ट आइडिया ले लें, हम छोटी सी इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एग्रीगेशन क्या होता है। एग्रीगेशन में बेसिकली हम मतलब क्लासेस बनाते हैं, डिफरेंट क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। लेकिन हमें कब पता चलता है कि हमने कब एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है या कब हमने इनहेरिटेंस यूज़ करना है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जब भी आपको
एक से ज़्यादा क्लासेस बनानी हो, ठीक है, और उनमें रिलेशन किस तरह का हो कि क्लास 1 या क्लास ए हैज़ आ रिलेशन विद क्लास बी। मतलब जैसे इस वर्ड को पहले याद रखें, क्लास 1 या क्लास ए या जो भी आप इसका नाम दें, एक क्लास है, उसका किसी दूसरी क्लास के साथ क्या है, कोई रिलेशन है, ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर हम क्या बनाते हैं, एग्रीगेशन या एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, एग्रीगेटेड क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे एक बात समझें, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास 2 क्लासेस हैं, कस्टमर एंड एड्रेसेस। मेरे पास ये 2 क्लासेस हैं, मुझे कस्टमर की और एड्रेसेस की क्लास बनानी है, एड्रेस, कस्टमर और एड्रेस की 2 क्लासेस बनानी है, ठीक है। तो ज़रा सोच के बताएं कि क्या कस्टमर और एड्रेस की क्लास का कुछ इस तरह से रिलेशन होगा कि कस्टमर हैज़ एन एड्रेस, कस्टमर का क्या होगा, एड्रेस। या लेट से एक और है हमारे पास कि स्कूल और क्लास है स्टूडेंट की, तो स्कूल की अगर मैं क्लास बनाता हूँ और एक और क्लास बनाता हूँ किसकी, स्टूडेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है कि स्कूल हैज़ स्टूडेंट्स, तो मतलब हैज़ आर का रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, मेरी बात समझ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, क्या हो सकता है इसके अलावा, जैसे हम ये भी एक बोल सकते हैं कि भाई एक कंपनी की अगर मैं क्लास बनाऊँ, ठीक है, और एक दूसरी क्लास होगी मेरी एम्प्लॉय की, तो अगेन देखिए किस तरह का रिलेशन है कि भाई कंपनी हैज़ एम्प्लॉयज़, तो हैज़ करके जो रिलेशन बन रहा होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली हम इसको एग्रीगेशन के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी समझिएगा ताकि अभी इसको कंप्लीट करके उठाएं, हमारा टाइम कम बाकी है हमारे पास। चलें, मैं क्लास बना रहा हूँ कस्टमर की, ठीक है, बहुत सिंपल सा रखेंगे इसको हम। आगे बताएं क्या करना होता है, जल्दी से कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है, और लेट से हम यहाँ पे कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। लेट से नेम हो गया और आईडी हो गई, चलें, और इसके अलावा एज हो गई, जेंडर हो गया और एड्रेस, ठीक है, बस। और भी बना सकते हैं, फिलहाल हमने ये कुछ पैरामीटर्स हमने ले लिए, ठीक है, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, सही है। नेक्स्ट बताएं क्या करना होता है, जल्दी से, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी, ठीक है, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, सेल्फ डॉट जेंडर इक्वल्स टू जेंडर, सेल्फ डॉट एड्रेस इक्वल्स टू एड्रेस, ठीक है। सिंपल से एक हमने मतलब कंस्ट्रक्टर बना लिया बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के साथ। और लेट से मैं यहाँ पर एक मेथड इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। उस मेथड में क्या करूँगा मैं, अच्छा अगेन उसी लॉजिक को हम रखेंगे, भाई हर एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा, प्राइवेट होता है, क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो आप मतलब इसको प्राइवेट के लिहाज से कंसिडर करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेट से मुझे इस पूरी इन तमाम इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है, शो करवाना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा भाई, मैं डॉट डॉट करके नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊंगा प्रॉपर जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पे डेफ प्रिंट इन्फॉर्मेशन बोल लें या एड्रेस बोल लें, जो भी, ठीक है। और चूँकि भाई ये क्या है, ये कस्टमर के लिए या ये मेरा क्लास का मेथड है, क्या है ये, समझें। मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर में लिखी ना, मुझे ये डिस्प्ले करवानी है। तो ये इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन है मेरी, ये कस्टमर की ना, मतलब ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन है ये। तो मुझे यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, सेल्फ के बगैर नहीं काम करेगा ये। तो सिंपल सा लिख देता हूँ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि भाई बस डायरेक्ट वही लिखवा देना, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम मैसेज, मतलब हम इसको देख लेंगे अगर कुछ और लिखवाना हो। फिलहाल मैं यही लिख देता हूँ, आईडी, ठीक है, और सेल्फ डॉट एज, बाकी चीज़ें भी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अच्छा, एक क्लास तो ये हो गई, दूसरी क्लास कौन सी बनानी है भाई मुझे, एड्रेस की। कौन सी क्लास बनानी है, एड्रेस की। अब बात को समझिएगा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है एड्रेस क्लास बनाने की। मैं एड्रेस को यहाँ पे क्यों हैंडल नहीं कर रहा,
देखें एड्रेस जो होता है ना हमारा, वो एक मतलब एक सिंगल चीज़ नहीं होती वो, मतलब जैसे सैलानी के एड्रेस की बात कर ले तो क्या होगा, उसमें कुछ नंबर्स भी होंगे, जैसे हाउस नंबर या प्लॉट नंबर जिस ठीक है, सेक्टर आएगा, फिर क्या आ रहा होता है, जगह का नाम आ रहा होता है, ऐसे ही है ना, मतलब उसमें पूरी एक आपके पास एक लंबी स्ट्रिंग होती है, समझ रहे हैं, मतलब उसके डिफरेंट पीसीस होते हैं। तो मैं उसी लिए क्या कर रहा हूँ, उस पूरी चीज़ को एक अलग क्लास के अंदर हैंडल करना चाह रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हम यहाँ पे भी हैंडल कर सकते थे, लेकिन क्या होता है, अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आपके पास किसी भी इंफॉर्मेशन के अंदर एक से ज़्यादा पीसीस हों, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग क्लास बना ली जाती है, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे क्लास हमने नाम दिया उसको क्या, एड्रेस, ठीक है, और अगेन वही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, तो कुछ यहीं से इन्फॉर्मेशन उठा लेता हूँ। अब ज़रा सोच के बताएं, एड्रेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो हाउस नंबर, मैं एच नंबर करता हूँ, एच 9, ठीक है, मतलब शॉर्टकट में एच नंबर। और उसके बाद क्या होना चाहिए, स्ट्रीट भी होनी चाहिए, ठीक है, तो हम स्ट्रीट लिख लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास जिप हो सकता है, ठीक है, जिप कोड होता है ना, जैसे एरिया का जिप कोड होता है। इसके अलावा स्टेट हो सकती है और सिटी हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एच नंबर यहाँ पे भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, स्ट्रीट हमारी यहाँ भी, यहाँ भी, जिप आ गया, स्टेट, सिटी। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब असल में ना मैं करने क्या जा रहा हूँ, अब बात को समझिएगा। मैं क्या करूँगा, कस्टमर बनाऊँगा। कस्टमर बनाऊँगा तो आपको पता है भाई, मुझे सारी की सारी चीज़ें कंपलसरी देनी होंगी, ठीक है। तो जरा देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा C1, कस्टमर 1 बनाता हूँ मैं, और मैं कस्टमर क्लास का यूज़ करता हूँ, तो अब मुझे सारी चीज़ें देनी है, ठीक है। लेट से अली लिख दिया, ID लेट से 234 लिख दी, एज लेट से 54 लिख दी, जेंडर डेफिनेटली मेल होगा। अब ये एड्रेस है ना, मैं एड्रेस को एज एन ऑब्जेक्ट पास करना चाह रहा हूँ। मैं पूरी वो जो स्ट्रिंग बनती ना, आप लोग समझे ज़रा, अगर मैं ये एड्रेस वाली सॉरी, अगर मैं एड्रेस वाली पूरी क्लास नहीं बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता भाई, मुझे सारी डिटेल यही लिखनी पड़ती। लाइक क्या होता, लेट से हम लिखते हैं हाउस नंबर 345 /98, ठीक है। फिर क्या होता है, सेक्टर आ रहा होता, मतलब इस तरीके से पूरी एक डिटेल चलती है ना हमारी, फिर जिप कोड, फिर स्टेट, फिर सिटी, पूरी डिटेल लिख रहे होते हैं। लेकिन समझ रहे हैं आप, ये पूरी आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमें इसकी मतलब स्प्लिट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई उस कस्टमर की स्टेट क्या है। अगर आप लोग थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने एक्सेल पे काम किया हुआ है ना, तो क्या होता है, ये जो जितनी भी डिटेल्स है ना, हर एक न्यू सेल में लिखी जाती है। सिटी का एक कॉलम होता है, स्टेट का कॉलम होता है, जिप कोड होता है, हर कस्टमर का या हर स्टूडेंट का जो भी डिटेल होती है अलग अलग। जैसे अगर आप कोई फॉर्म भी फिल कर रहे होंगे तो आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग बार्स में या अलग अलग फील्ड्स में पुट करनी होती है, समझ रहे हैं। तो उसी चीज़ को हमने हैंडल करने के लिए क्या किया है, उसकी एक अलग से क्लास बनाई है, ताकि अगर हम बाद में किसी चीज़ की स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत हो तो हम जस्ट उसको कॉल करें और हमें वो चीज़ मिल जाए। बात समझ रहे हैं मेरी? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस एड्रेस को ना एज एन ऑब्जेक्ट पास करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे एड्रेस नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस एड्रेस क्लास का, और उस एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट को मैं इस एड्रेस की जगह भेजूंगा। हाँ सही है, ताकि हमें हर चीज़ की एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके या सेपरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्लियर है? तो क्या ख्याल है, पहले मेरे पास कस्टमर क्लास बनेगी इस वजह से या एड्रेस की क्लास बनेगी? पहले एड्रेस बनेगा ना, जब भी तो मैं यहाँ पे इसको भेज सकूंगा। देखें अगर मैं इसको इसी हालत में चला देता हूँ तो क्या बोल रहा है भाई, एक आर्गुमेंट मिस कर रहे हो आप देने में, सही है, और मेरा एड्रेस है। तो भाई मैं पहले एड्रेस की क्लास बनाऊंगा, जब भी तो उसमें हमें पास करूँगा ना। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली ही लाइन पर मैं एक एड्रेस A1 बोल के बनाता हूँ, और एड्रेस क्लास का यूज़ किया। हाउस नंबर लेट से 345, स्ट्रीट कर देते हैं 98, जिप कर देते हैं कोई भी रैंडम। अच्छा, ये आपका जो जा रहा है ना, इन्फॉर्मेशन जा रही है, आपकी मर्ज़ी भैया आप इसको इंटीजर बना के भेजें या स्ट्रिंग बना के भेजें, ये बात समझ रहे हैं, आपकी मर्ज़ी। चूँकि हमने कोई अभी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी नहीं, हमें जस्ट एक डेटा गेट करना होगा, तो इसलिए स्ट्रिंग में भेज रहा हूँ। चाहे तो आप इंटीजर में भी भेज दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
जिप लेट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई भी रैंडम 789 जिप कोड आ गया। स्टेट क्या है भाई, सीनेट, और सिटी क्या है, कराची है। ठीक है, तो क्या होगा, इस पूरी डिटेल के साथ हमारा एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनेगा, एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका रेफरेंस किस में सेव हो जाएगा भाई, A1 में सेव हो जाएगा। तो क्या ख्याल है, अब मैं इसको A1 को इस तरह से पास करवा दूँ, पास करवा दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, चल गया, यहाँ तक तो बात सही है। अब अगर मैं, समझिएगा बात को, C1 लिख के डॉट प्रेस करता हूँ तो मुझे एक मेथड मिल रहा है प्रिंट इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसने मुझे क्या किया, 3 चीज़ हमने लिखी थी, उसने हमें वो ला के दिखा दी कि भाई सॉरी, कि ये जो हमने कस्टमर बनाया है ना, समझिएगा ज़रा, कस्टमर के अंदर मैंने क्या नाम भेजा, नेम भेजा था, अली भेजा था, तो मुझे अली नाम दिखा रहा है। ठीक है, उसकी एज क्या भेजी थी, एज थी क्या थी है, आईडी है, सॉरी आईडी भेजी थी 234, वो दिखा रहा है, एंड सो ऑन, उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला? अब समझिएगा बात को, अगर मुझे यहाँ पे एड्रेस आया ना भाई, एड्रेस आया, मैंने क्या लिखा हुआ, सेल्फ डॉट एड्रेस इक्वल्स टू एड्रेस, सही है। मैंने यहाँ पर कस्टमर के अंदर, कस्टमर क्लास का ये जो आपकी ये वाली जगह है, इसका नाम क्या है, देखें दिखा रहा है एड्रेस है, और एड्रेस में मैंने क्या पास किया है, एक ऑब्जेक्ट पास किया है। तो सोच के बताएं, यहाँ पे सेल्फ डॉट एड्रेस के अंदर सिंपल कोई एक वैल्यू आ रही होगी या पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा? मेरी बात समझ रहे हैं? ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन भी की, जिस पे अगर आप लोगों को याद हो, फंक्शन में हम कभी ऑब्जेक्ट भेज रहे होते थे, याद है? फंक्शन के अंदर खड़े होकर हम वैल्यू चेंज कर रहे होते थे, बाहर आगे डेटा देखते थे कि भाई डेटा चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते थे और फिर उसको बाहर भेजते थे, समझ रहे हैं? ये उसी का रिलेटेड काम है, लेकिन वो हमने फंक्शन में किया था। अब वही तकरीबन हम सेम काम किस में कर रहे हैं, क्लास के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? तो भाई आपका ये जो सेल्फ डॉट एड्रेस है ना, इसमें क्या आ रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमें इससे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे आपको एड्रेस वाली चीज़ दिखानी है सही। ठीक है, तो सोच के बताएं क्या लिखूँ, डायरेक्ट एड्रेस लिखूँ या कस्टमर डॉट एड्रेस लिखूँ, क्या लिखूँ मैं? मुझे इस एड्रेस को गेट करना है। ठीक है, इस एड्रेस में जो डेटा आ रहा है ना, मुझे वो गेट करना है, तो मैं क्या लिखूँ इसको गेट करने के लिए, कस्टमर डॉट एड्रेस या सेल्फ डॉट एड्रेस? सोच के बताएं, सेल्फ डॉट एड्रेस होगा एग्जैक्टली। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? देखें, ये जो आपका एड्रेस होगा हर कस्टमर के लिए डिफरेंट होगा या सेम रहेगा हर किसी के लिए? डिफरेंट होगा ना, मतलब ऑब्जेक्ट के लिहाज से बनाया है, ऑब्जेक्ट के लिहाज से बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए भाई मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट करके इसको लिखूंगा। तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट एड्रेस, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, दोबारा से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और जब मैं इस फंक्शन कॉल करूँगा तो अब अगेन वो क्या करेगा भाई, मेमोरी का एड्रेस दिखाएगा। ये पता है ना, हमें मेमोरी एड्रेस दिखाता है ये। तो अगर मुझे वहाँ से डेटा निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, सोच के बताएं। देखें, जब मैं सेल्फ डॉट एड्रेस कर रहा हूँ ना, यहाँ पे, यहाँ देखें सेल्फ डॉट एड्रेस जब मैं कर रहा हूँ, तो भाई इस एड्रेस के अंदर ये पूरा डेटा मौजूद है, ये पूरा डेटा क्या हुआ हुआ है, सेव हुआ हुआ है। तो अगर मैं सेल्फ डॉट एड्रेस और डॉट करता हूँ, जरा देखिएगा, अच्छा वो दिखाई नहीं रहा, मजे की बात। खैर, मैं दिखाना चाह रहा था कि भाई जब हम इसको डॉट करके डॉट प्रेस करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाएगा कि भाई आप सेल्फ डॉट एड्रेस डॉट एज नंबर करेंगे, स्प्लिट भी कर सकते हैं, जिप भी कर सकते हैं, स्टेट और सिटी, ये सब कुछ डेटा निकाल सकते हैं। लेट से मैंने सिर्फ एज नंबर पास किया, ठीक है, एज नंबर करके मैंने इसको पास किया, तो अब की मर्तबा जब मैं प्रिंट इन्फॉर्मेशन करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है, हाउस नंबर मिल रहा है, जो कि मैंने यहाँ से पास किया था 345। ये बात समझ रहे हैं मेरी क्या बता रहा हूँ मैं? देखें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन बहुत सिंपल सा है, इसको इस तरह समझे भाई। एड्रेस पे मैं क्या भेज रहा हूँ, उठा के A1 भेज रहा हूँ। देखें, अगर मैं A1 दबाता हूँ, A1 डॉट करता हूँ, तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, सिटी, हाउस नंबर, स्टेट, स्ट्रीट, जिप, ये 5 मुझे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, वेरिएबल्स दिख रहे हैं मुझे। मैं ये पूरा का पूरा किस में करके भेज रहा हूँ, A1 के अंदर। ये सब किस में सेव है मेरे पास, A1 के अंदर। मैं A1 को उठा के भेज रहा हूँ, और कहाँ पे सेव करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पर एड्रेस में मेरे पास क्या डेटा आएगा, A1। एड्रेस में क्या आएगा मेरे पास, A1 आएगा, और मैं उस A1 को उठा के कहाँ सेव करवा रहा हूँ, एड्रेस नामी वेरिएबल के अंदर, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहा हूँ। तो जब मैं सेल्फ डॉट एड्रेस डॉट एज नंबर लिखूंगा तो मुझे उसका क्या मिलेगा,
आउटपुट मिल जाएगा, मतलब उसका हाउस नंबर मिल जाएगा। लेट से मैंने लिखा ये सिम निकालना है मुझे, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? स्टेट। लेकिन कहाँ लिखूंगा मैं? डेटा कहाँ निकाल रहा हूँ? यहाँ पर प्रिंट इन्फॉर्मेशन फंक्शन के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट, तो क्या मिलना चाहिए मुझे भाई? स्टेट। दोबारा से एग्जीक्यूट किया, आ गई स्टेट। तो भाई सिंपल सा काम क्या होगा समझिएगा ज़रा जल्दी से। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एड्रेस क्लास का, उस एड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के भेजा कहाँ पर? कस्टमर क्लास के अंदर। जब मैंने कस्टमर क्लास बनाई, मैंने क्या किया? एड्रेस वेरिएबल की जगह मैंने एक पूरा ऑब्जेक्ट बना के भेजा। फ़ायदा क्या हो रहा है कि जब मैं सेल डॉट एड्रेस डॉट करके जो भी चीज़ एक्सेस करूँगा मुझे वो इंडिविजुअली मिल जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई हम ऑब्जेक्ट के साथ ना बिल्कुल उसी तरीके से काम कर सकते हैं जिस तरीके से हम हर नॉर्मल चीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जस्ट आपको क्या रखना है कि आपने जब उससे डेटा निकालना हो तो डॉट डॉट करके डेटा निकालना है। अब सोच के बताएं, अगर मैं सेल्फ डॉट जेंडर डॉट स्टेट कर दूँ तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखें जेंडर के अंदर हमारा एक फिक्स चीज़ है, एक फिक्स स्ट्रिंग सेव हो रहा है जाकर, ऑब्जेक्ट तो सेव नहीं हो रहा ना भाई, ये बात समझ रहे हैं? लेकिन एड्रेस आपका वाहिद वो वेरिएबल है या वो आर्गुमेंट है, ठीक है, सॉरी आर्गुमेंट नहीं, वो पैरामीटर है जो जिसकी वैल्यू क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और जब भी ऑब्जेक्ट की बात आ जाए अगेन उसी पॉइंट पे चलें कि भाई डॉट डॉट करके आपको डेटा निकालना पड़ेगा। सही है? तो अगर मैं इसको सेल्फ डॉट सिर्फ सिंपल स्टेट में लिखूंगा तो क्या है? काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा जो डेटा है ना एड्रेस का, वो किस में सेव हुआ हुआ है? एड्रेस नाम का जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है उसमें सेव हुआ हुआ है। तो मुझे सेल्फ डॉट एड्रेस और उसके बाद डॉट करके जो भी चीज़ एक्सेस करना चाहूँ मैं कर सकूँगा, अदरवाइज मैं नहीं एक्सेस कर सकता। लेट से मैं इसको सिंपल स्टेट भी लिखता हूँ ना, ये एरर दे देगा। ज़रा देखें, एग्जीक्यूट किया, फिर से इसको एग्जीक्यूट किया, क्या बोल रहा है भाई? कस्टमर के अंदर तो स्टेट का कोई वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, आप किस तरह एक्सेस करना चाह रहे हो? तो असल में ये सारी की सारी डिटेल जो है वो किस में सेव हुई हुई है भाई? एड्रेस के अंदर सेव हुई हुई है। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए हमें इसको एड्रेस करके ही लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, किस किस को क्लियर नहीं हुआ यहाँ तक? किसी को भी नहीं हुआ मतलब? देखिए कंफ्यूजिंग है, ठीक है, एक मरतबा खुद से आगे करना पड़ेगा रिकॉल, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप हमेशा बोलते हैं सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग है, दोनों बातें साथ और है ना, देखें फर्स्ट टाइम जब बंदा पढ़ता है ना, समझे बात को, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी है। फर्स्ट टाइम जब पढ़ता है ना बंदा, अगर कोई हाईली इंटेलेक्ट है तो मतलब उसका माइंड बहुत शार्प है, हर चीज़ फर्स्ट टाइम में कैच कर लेता है, तो वो तो मतलब उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। सही है, हो सकते हैं यहाँ पे कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हों, लेकिन हम सभी क्या है नॉर्मल एवरेज हैं, ठीक है, इस लिहाज से तो कम भी आपको ये कॉन्सेप्ट 3 से 4 मरतबा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या मे भी हो सकता है कि समटाइम्स 9 से 10 मरतबा आप किसी चीज़ को करेंगे ना, एक चीज़ को, और ऐसा करना पड़ता है तो आपको फिर हलवा लगती है, वो चीज़ बहुत आसान लगती है। फर्स्ट टाइम आप कुछ भी सीखेंगे ना वो डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। आटे में नमक के बराबर ऐसे लोग होते हैं जो हाईली इंटेलेक्ट होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल लिहाज से बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट समझ आ रहा है ना, चीज़ें क्लियर हो रही है ना, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर नहीं पढ़ेंगे ना दिमाग से निकल जाएगी, अगली क्लास में आएंगे ये बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कंफ्यूजिंग है लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हैं ना बात को? सही है, समझ रहे हैं। लेकिन घर जाके एक मरतबा तो खैर नहीं, ज़्यादा क्या करें, खुद से लिखने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट समझे, अच्छा भाई ये हो रहा है। जब आपको समझ आएगी ना चीज़ तो फिर माइंड बोलेगा अच्छा अगर मैं ये ट्राई करूँ तो क्या मुझे डेटा मिलेगा, वो चीज़ ट्राई करें। मतलब आपको कुछ चीज़ समझ आ रही है, अगर आपको वो डेटा मिल रहा है तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट हो रहा है। सही है, तो देखें रिकैप करना पड़ेगा, इसका रिवीजन करना पड़ेगा। सही है, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। क्लियर है? अच्छा, अब मैं काम करने लगा हूँ। अभी तक हमारे एड्रेस क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स कैसे थे भाई? सारे वेरिएबल्स क्या थे? पब्लिक थे। लेट से मैं जिप का वेरिएबल बना देता हूँ, या लेट से मैं सिटी का वेरिएबल बना देता हूँ प्राइवेट। क्या बना दिया मैंने? सिटी के वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया। ये बात क्लियर है यहाँ तक? और मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर आता हूँ, मैं आके यहाँ पर उस प्राइवेट वेरिएबल को गेट करता हूँ। सही है, पॉइंट समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या है कि भाई मैंने अब एड्रेस के अंदर सिंपल एक एट्रीब्यूट या एक वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया, ठीक है। तो क्या होगा जब मैं ये वाली लाइन लिखूंगा, मेरा क्या होगा, एक A1 क्लास का मतलब एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ तक बात सही है?
अच्छा, उसके बाद मैंने उस एड्रेस को उठा के भेज दिया कस्टमर वाली क्लास के अंदर, ठीक है, कस्टमर क्लास के अंदर मैंने उसको उठा के भेजा, ठीक है। तो अगेन सॉरी, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ, कौन से वेरिएबल में सेव हो रहा है जाकर, कौन से एड्रेस के अंदर सेव हो रहा है जाके, अगेन वही, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट एड्रेस, कि भाई उस एड्रेस वेरिएबल के अंदर से जाओ और सिटी को निकालो, और सिटी आया कहाँ से, समझिएगा बात को, इस एड्रेस वाले ऑब्जेक्ट की मदद से आया, ठीक है। तो क्या ख्याल है, क्या आउटपुट आएगा, एग्जीक्यूट किया। अब अगर मैं सिटी C1 डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन करता हूँ तो काम करेगा नहीं करेगा, हाँ भाई सोच के बताएं जल्दी से, क्या रूल पढ़ा था हमने, जो रूल पढ़ा वो रूल वही है, रूल ऑफ थंब है कि भाई आपका ये क्या है, प्राइवेट है ना, प्राइवेट बना दिया तो कहीं भी एक्सेस करें, सिर्फ क्लास के अंदर आपको ये एक्सेस होगा, सिर्फ क्लास के अंदर आप ये इस प्राइवेट वाले को एक्सेस कर सकते हैं सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर सिटी करके। लेकिन अगर आपने यही चीज़ बाहर लिखी तो वो काम नहीं करती, समझ रहे हैं। तो भाई आपका ये जो लोकेशन है ये तो क्लास के बाहर ही है ना, मतलब उस क्लास से तो बाहर निकल आए ना हम, एड्रेस की क्लास से तो बाहर निकल आए ना, तो क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा, सिर्फ अपनी क्लास के अंदर वो एक्सेस हो सकता है, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ उसको, पहले एग्जीक्यूट करते हैं, एरर देखें क्या बोल रहा है कि भाई एड्रेस ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कस्टमर सिटी, मतलब कस्टमर के अंदर, कस्टमर क्लास के अंदर सिटी का कोई एट्रीब्यूट नहीं एग्जिस्ट करता। और वो क्यों है, क्योंकि ये हमने प्राइवेट बनाया हुआ है, पब्लिक बनाया होता तो ये काम करता, एरर नहीं देता। तो क्या हाल देखा था हमने, अगर हम चाह रहे हैं कि भाई यहाँ के किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट को कहीं बाहर एक्सेस करें हम, तो क्या करते हैं उसके लिए, मेथड बनाते हैं, क्या नाम होता है उनका, गेटर, गेटर मेथड होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसी क्लास में रहते हुए, कहाँ पर, एड्रेस क्लास में रहते हुए, याद करें उसी चीज़ को कि भाई आपने जिस क्लास में किसी एट्रीब्यूट को या किसी वेरिएबल को प्राइवेट बनाया है ना, उसी क्लास में रहते हुए आप उस प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास से जैसे बाहर निकले फिर एक्सेस नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, गेटर मेथड कहाँ बना रहा हूँ, एड्रेस क्लास में, कस्टमर क्लास में तो नहीं बनाना बनता ना, क्योंकि भाई मैं तो क्लास के बाहर निकल आया हूँ। अगर कस्टमर क्लास में बनाता हूँ मैं, अगर मैं गेटर मेथड बनाता हूँ किसके लिए, सिटी को एक्सेस करने के लिए, कहाँ पर, कस्टमर क्लास के अंदर, तो भाई वो एरर दे देगा। समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे, क्योंकि सिटी तो आपकी एड्रेस क्लास में मौजूद है, तो इसीलिए मुझे गेटर मेथड इसी क्लास में बनानी पड़ेगी। तो क्या लिखूंगा मैं, डेफ और गेट लिख लें, शो लिख लें, ठीक है, शो सिटी, ठीक है। और सिंस ये क्या है, क्लास का मेथड है या ऑब्जेक्ट का मेथड है, ऑब्जेक्ट का मेथड है, ऑब्जेक्ट मेथड है, ठीक है। हर कस्टमर के लिए, सॉरी, हर कस्टमर के लिए एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, और हर एड्रेस के अंदर उसका क्या होगा, सिटी डिफरेंट हो सकता है ना, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें सेल्फ लाजमी लिखेंगे, सही है। कॉलम बनाया और क्या करूँगा भाई, मैं सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ अभी, लेट से सिंपल मैसेज लिख देते, द सिटी इज, और क्या करूँगा, सेल्फ डॉट, सिर्फ सिटी लिखूंगा, डबल अंडरस्कोर सिटी लिखूंगा, डबल अंडरस्कोर करके लिखूंगा, चूंकि प्राइवेट है ना भाई, तो प्राइवेट वाले को हमने नाम डबल अंडरस्कोर सिटी करके ही गेट करना उसके नाम को, तो मैं डॉट डबल अंडरस्कोर सिटी रखूंगा, ठीक है। ये मेथड हमारा बन गया, ठीक है। हम आए, हमने वही दोबारा से लाइन से एग्जीक्यूट करी, ये भी चल पड़ा, सही है। अच्छा, अब सोच के बताएं कि अब अगर मैं C1 डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता तो अब ये काम करेगा क्या, अब ये काम करेगा नहीं करेगा, सोच के बताएं जरा जल्दी से, पहले देखें, सोचें और फिर बताएं। एग्जैक्टली देखें, मैंने यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं किया ना, समझे। मैं दोबारा वही कर रहा हूँ कि भाई मैं डायरेक्ट उस प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर ये एरर देगा, बोलेगा भाई सिटी तो कोई है ही नहीं कस्टमर के अंदर। तो क्या हमने उसका हल निकाला था कि हम ये शो सिटी की मदद से उस सिटी को डिस्प्ले करवाएंगे, सही है। तो मुझे इस मेथड को कहाँ कॉल करना होगा, उस सिटी वाली जगह पर। तो मैंने यहाँ पे शो सिटी लिखा और ब्रैकेट बनाऊंगा ना भाई, मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, मेथड कॉल कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट नहीं कॉल कर रहा, मैं एट्रीब्यूट एक्सेस नहीं कर रहा, मेथड कॉल कर रहा हूँ, सही है। तो इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा, दोबारा से ऑब्जेक्ट्स बनाए, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब क्या दिखा रहा है भाई, ये नन दिखा रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहा है, ये
ये पति पहले डिस्कस किया था, नहीं किया था? किसी के माइंड में आ रही है चीज़? अच्छा देखें मसला क्या हो रहा है। मैं एक मरतबा प्रिंट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, दूसरी मरतबा प्रिंट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो जब एक प्रिंट है ना दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर वो नन लाजमी रिटर्न करता है एक मरतबा। तो सही तरीका क्या होगा कि मैं यहाँ से इसको क्या करूँ भाई, इसको यहाँ से रिटर्न करूँ, ठीक है, इसको यहाँ से रिटर्न करूँ और ऊपर जाके उसको प्रिंट करवा दूँ। सॉरी, एग्जीक्यूट किया, दोबारा एग्जीक्यूट किया, फिर एग्जीक्यूट किया तो आपका वो नन चला गया। तो नन के अंदर आपने प्रिंट के अंदर दोबारा प्रिंट इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो नन दिखाता है लाजमी एक्स्ट्रा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट को दूसरी क्लास में एक्सेस कर लिया। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अच्छा, छोटी सी चीज़ें इसको डिस्कस कर लें अभी बस। ये एग्रीगेशन खत्म हो जाएगी, फिर इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। बट आप लोग बताएं, लेकिन अगर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी है तो फिर कर लेता हूँ, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा। चले, अच्छा ठीक है भाई। तो इसको फिर समराइज़ कर देते हैं हम लोग जल्दी से कि अगेन हम जिस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट पढ़ते आए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लास अगर आपने अच्छे से माइंड में रखी हुई है तो हमने देखा था कि भाई हम अगर पब्लिक एट्रीब्यूट है डॉट डॉट करके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करेंगे और हमें वो एट्रीब्यूट सारे के सारे शो हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेथड भी शो हो जाते हैं। सही है। अगर हमने किसी एट्रीब्यूट को या किसी वेरिएबल को प्राइवेट बनाया हुआ है, ठीक है, तो हम उसके लिए उसको बाहर एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, गेटर सेटर मेथड बनाते हैं जो हमने आज देखा। ठीक है, और उन मेथड्स को हम स्टैटिक मेथड ही बोल रहे होते हैं। उन मेथड्स को हम क्या नाम देते हैं, स्टैटिक मेथड्स। अगर वो क्लास के हिसाब से हैं तो क्लास के वेरिएबल को हमने क्या नाम दिया था, स्टैटिक वेरिएबल कहा था। तो उस वेरिएबल को देखें यहाँ पे, उन वेरिएबल्स को गेट करने के लिए अगर हम जो मेथड बनाएंगे उसका नाम क्या होता है, ये देखें यहाँ पर कहीं सेल्फ मर्जी करनी है ना, तो ये दोनों मेथड्स क्या कहलाएंगे, स्टैटिक मेथड्स कहलाएंगे आपके ये। ठीक है, और हम ना इनके साथ समटाइम्स कन्वेंशन भी यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक डेकोरेटर होता है स्टैटिक मेथड का, ठीक है, हम ये भी यूज़ कर रहे होते हैं। डेकोरेटर मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद बता दूंगा डेकोरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और रियल लाइफ में तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं ये। ठीक है, तो मैं कौन से बताऊंगा इसका क्या है। फिलहाल ये समझें कि हमारे जो भी स्टैटिक मेथड्स होते हैं ना, जैसे एक ये मेथड हो गया और ऊपर वाला भी एक मेथड है ना हमारा स्टैटिक मेथड, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, ताकि एक तो जो पढ़ने वाला है ना, क्लास को रीड कर रहा होगा, जो कोड पढ़ रहा होगा, उसको आइडिया हो जाए, अच्छा भाई ये क्लास का मेथड है। ठीक है, वैसे वो देख के वैसे ही पहचान जाएगा कि भाई सेल्फ नहीं लिखा हुआ ना, तो वैसे ही समझ जाएगा भाई ये कौन सा मेथड है, स्टैटिक है। लेकिन एक मरतबा मतलब हम ये प्रैक्टिस रखते हैं ताकि हम बता सकें सामने वाले को डायरेक्टली कि भाई ये क्लास का मेथड है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये कि भाई हमारे पास हम ऑब्जेक्ट एक मरतबा बना लिया तो हम उसको ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, किसी क्लास में पास करें, किसी फंक्शन में पास करें या किसी लिस्ट में पास करें, हर जगह वो बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो बस फिर इसको यहीं पे रखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में बस हम ये काम करेंगे कि हम कस्टमर क्लास में खड़े होकर एड्रेस की वैल्यू को अपडेट करवाएंगे। बस ये एक मेथड बाकी है हमारा, और ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करके फिर इनहेरिटेंस में जाएंगे। ठीक है, चलें इसको यहीं पे हम एंड करते हैं।